सुबह सुबह फोन की घंटी बज रही थी। जया ने फोन की घंटी सुनकर करवट बदल ली। कंबल ऊपर तक खींचकर कान बंद कर लिए। सोचा कोई और उठकर फोन उठा लेगा, पर सभी सोते रहे और फोन की घंटी बजकर बंद हो गई। चलो अच्छा हुआ, मुसीबत टली। पता नहीं मुंह अंधेरे फोन करने का शौक किसे चढ़ा है, जया ने स्वयं से ही कहा। पर फोन फिर से बजने लगा तो जया झुंझला गई। लगता है घर में मेरे अलावा ये घंटी किसी को सुनाई ही नहीं देती। उसने उठने का उपक्रम किया, पर उसके पहले ही अपने पिता सुधीर की पच्चाप सुनकर वह दोबारा सो गई। पिता ने फोन उठा लिया। क्या क्या कह रहे हो अमन? मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता। पूरे देश में प्रथम स्थान? नहीं नहीं, तुमने कुछ गलत देखा होगा। क्या नेट पर समाचार है? अब तो आपको मिठाई खिलानी ही पड़ेगी। हाँ है। मिठाई? हाँ हाँ, क्यों नहीं। घर आओ तो मिठाई क्या शानदार दावत मिलेगी तुम्हें। सुधीर जी फोन रखते ही उछल पड़े। थोड़ी देर पहले की मीठी नींद से उठने की खुमारी और भौखलाहट एक क्षण में उड़न छू हो गई। विभा, जया, मोनू, कहाँ हो तुम तीनों? देखो कितनी खुशी की बात है। वे पूरी शक्ति लगाकर चीखे। क्या है? क्यों सारा घर सिर पर उठा रखा है? विभा पति की चीख पुकार सुनकर उठ आई। बात ही ऐसी है, सुनोगी तो उछल पड़ोगी। अब कह भी डालो, भला कब तक पहेलियां बुझाते रहोगे। तो सुनो, हमारी बेटी जया भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रथम आई है। क्या? मुझे तो विश्वास नहीं होता। किसी ने अवश्य तुम्हें मूर्ख बनाने का प्रयत्न किया है। किसका फोन था? अवश्य ही किसी ने मजाक किया होगा। अमन का फोन था और मैं उसकी बात पर आंख मूंद कर विश्वास कर सकता हूँ। माता पिता की बात सुनकर जया और मोनू भी उठकर आ गए। माँ ठीक कहती है। पापा, क्या पता किसी ने शरारत की हो। परीक्षा में सफल होना तो संभव है, पर सर्वप्रथम आना मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं विश्वास नहीं कर सकती। जया ने अपना मत प्रकट किया, पर जब तक जया कुछ और कहती, मोनू कंप्यूटर पर ताजा समाचार देखने लगा, जहां जया के भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रथम आने का समाचार प्रमुखता से दिखाया जा रहा था। कुछ ही देर में समाचार पत्र भी आ गया और फोन पर बधाई देने वालों का तांता सा लग गया। सुधीर जी तो फोन पर बधाई स्वीकार करने और सबको विस्तार से जया के आईएएस में प्रथम आने के बारे में बताते हुए इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें नाश्ता तक करने का समय नहीं मिला। दिन भर घर आने जाने वालों से भरा रहा। जया जहां स्थानीय समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों व टीवी चैनलों को साक्षात्कार देने में व्यस्त थी, वहीं मोनू और विभा मेहमानों की खातिरदारी में। सुधीर जी के तो पांव खुशी के कारण जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। जया ने एक ही झटके में पूरे परिवार को साधारण से असाधारण बना दिया था। रात गहराने लगी तो अनेक परिचित विदा लेने लगे, पर दूर से आए संबंधियों के ठहरने खाने पीने का प्रबंध तो करना ही था। विभा के तो हाथ पैर फूल गए थे। 3 बुलाए 13 आए तो सुना था उन्होंने, पर यहाँ तो बिना बुलाए ही सबने धावा बोल दिया था। वे मोनू को बार बार बाजार भेजकर आवश्यकता की वस्तुएं मंगा रही थी और स्वयं दिन भर रसोई में जुटी रहीं। अतिथियों को खिला पिला व सुलाकर जब पूरा परिवार साथ बैठा तो सभी को अपने कहने और दूसरों की सुनने का अवसर मिला। मुझसे नहीं होता इतने लोगों के खाने पीने का प्रबंध। कल ही एक रसोइये का प्रबंध करो। सबसे पहले विभा ने अपना दुखड़ा कह सुनाया। क्यों नहीं, कल ही से रख लेते हैं। कुछ दिनों तक आने जाने वालों का सिलसिला चलेगा ही। सुधीर जी ने कहा। माँ, घर में जो भी सामान मंगवाना हो उसकी एक सूची बना लो। कल एक साथ लाकर रख दूंगा। आज पूरे दिन आपने मुझे एक टांग पर खड़ा रखा है। मोनू बोला। तुम लोगों को एक दिन थोड़ा सा काम करना पड़ जाए तो रोना पीटना शुरू कर देते हो, पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उनकी ओर तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाता। सुधीर जी गंभीर स्वर में बोले। ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बात है जिसकी ओर हमारा ध्यान नहीं गया? विभा ने मुंह बिचकाया। अमन, आज सुबह सबसे पहले अमन ने ही मुझे जया की इस अभूतपूर्व सफलता की सूचना दी थी, पर मैं पूरे दिन प्रतीक्षा करता रहा और वह नहीं आया।
प्रतीक्षा केवल आप ही नहीं करते रहे पापा, मैंने तो उसे फोन भी किया था। जितना प्रयत्न और परिश्रम मैंने किया उतना ही उसने भी किया। उसे तो जैसे धुन सवार थी कि मुझे इस प्रतियोगिता में सफल करवा कर ही मानेगा। मेरी सफलता का श्रेय काफी हद तक अमन को ही जाता है। सब कहने की बात है, ऐसा ही है तो स्वयं क्यों नहीं दे दी आईएएस की प्रवेश परीक्षा? क्योंकि वह चाहता ही नहीं माँ। उसे पढ़ने पढ़ाने में इतनी रुचि है कि वह व्याख्याता की नौकरी छोड़ना तो दूर, अर्थशास्त्र में पीएचडी करने की योजना बना रहा है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तक तो तुम दोनों की मित्रता ठीक थी, पर अब तुम दोनों का मिलना जुलना मुझे पसंद नहीं है। बड़ी अफसर बन जाओगी तुम। अपनी बराबरी का वर ढूंढो तो मुझे खुशी होगी। भूल गई हर्ष और उसके परिवार ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया था? विभा बोली। तो आप चाहती हैं कि मैं भी अमन के साथ वही करूं जो हर्ष ने मेरे साथ किया था? हाँ, तुम लोगों ने अपनी व्यस्तता में देखा नहीं, अमन आया था। मैंने ही उसे समझा दिया कि अब जया उससे कहीं आगे निकल गई है, तो किसी से बिना मिले मुंह छिपाकर चला गया। विभा जी बोली। क्या? आपने मुझे बताया तक नहीं? अमन जैसे मित्र बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हम दोनों तो जीवन साथी बनने का निर्णय ले चुके हैं। यह बोलते हुए जया रो पड़ी। मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ बेटी। अमन हीरा है, हीरा। उसे हाथ से मत जाने देना। सुधीर जी ने जया को ढांढस बंधाया। एकांत मिलते ही जया ने अमन का नंबर मिलाया, पर बहुत पहले की एक फोन कॉल उसके मांस पटल पर हथौड़े की तरह चोट करने लगी थी। उस दिन भी फोन उसके पिता ने ही उठाया था। नमस्ते सुधीर जी, कहिए विवाह की सब तैयारियां हो गई? फोन पर आलोक नाथ का स्वर सुनकर सुधीर जी चौंक गए थे। सब आपकी कृपा है, हम सब तो कल की तैयारी में ही व्यस्त हैं। इधर उधर की औपचारिक बातों के बाद आलोकनाथ काम की बात पर आ गए। ऐसा है सुधीर जी, मैंने तो लाख समझाया, पर कुसुम मेरी पत्नी तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। बस एक ही जिद पर अड़ी है। उसे तो तिलक में 15 लाख नकद चाहिए। वह अपने मन की सारी साध पूरी करेगी। क्या कह रहे हैं आप आलोकनाथ जी? तिलक में तो लेने देने की बात तय नहीं हुई थी। अब एक दिन में 15 लाख का प्रबंध कहाँ से करूंगा मैं? सुधीर जी का सिर चकराने लगा, आवाज भर्रा गई। क्या कहूँ, मैं तो आदर्शवादी व्यक्ति हूँ, दहेज को समाज का अभिशाप मानता हूँ, पर नक्कार खाने में तुत्ती की आवाज कौन सुनता है? कुसुम ने तो जिद ही पकड़ ली है। वैसे गलती उसकी भी नहीं है। आपके यहाँ संबंध होने के बाद भी लोग दरवाजे पर कतार बांधे खड़े हैं। सोचने व समझ पाने के लिए सुधीर जी ने कहा, मेरे विचार से ऐसे गंभीर विचार विमर्श फोन पर करना ठीक नहीं रहेगा। मैं अपनी पत्नी विभा के साथ आपके घर आ रहा हूँ। वहीं मिल बैठकर सब मसले सुलझा लेंगे। जया ने सुधीर जी और आलोकनाथ के बीच होने वाली बातचीत को सुन लिया था और किसी अशुभ की आशंका से वह कांप उठी थी। सुधीर जी और विभा जब आलोकनाथ के घर गए तो उन्होंने 15 लाख की मांग को दोहराया, जिससे सुधीर जी निराश हो गए। जब जया से हर्ष का संबंध हुआ था तब हर्ष डिग्री कॉलेज में साधारण सा लेक्चरर था, पर अब वह भारतीय प्रशासनिक सेवा का अफसर बन गया था। इसी कारण वर का भाव भी बढ़ गया। अफसर बनते ही हर्ष का दुनिया के प्रति नजरिया भी बदल गया। सुधीर जी और विभा उठ खड़े हुए। घर आकर बात साफ कर दी गई। यह विवाह नहीं होगा। लगता है और कोई मोटा आसामी मिल गया है आलोक बाबू को। सुधीर जी ने विभा से कहा। नहीं, हर्ष और जया ने कॉलेज की पढ़ाई साथ पूरी की थी। दोनों के प्रेम के किस्से हर आम और खास व्यक्ति की जबान पर थे। एमफिल करते ही जब दोनों को अपने ही कॉलेज में व्याख्याता के पद प्राप्त हो गए तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उनके प्यार की दास्तान सुनकर दोनों ही पक्षों के माता पिता ने उनके विवाह की स्वीकृति दे दी थी। जया से विवाह तय होते ही जब हर्ष का आईएएस में चयन हो गया तो विभा और सुधीर जी भी बहुत खुशी से झूम उठे। वे मित्रों, संबंधियों और परिचितों को
यह बताते नहीं थकते थे कि उनकी बेटी जया का संबंध एक आईएएस अफसर से हुआ है। जया स्वयं भी कुछ ऐसा ही सोचने लगी थी। वह जब भी हर्ष से मिलती तो गर्व महसूस करती, पर आज सब कुछ बदला हुआ नजर आ रहा था। हर्ष और उसका प्रेम प्रसंग तो पिछले 4 वर्षों से चल रहा था। हर्ष तो दहेज के सख्त खिलाफ था, फिर आज अचानक इतनी बड़ी मांग। वह छटपटाकर रह गई। उसने तुरंत हर्ष को फोन मिलाया। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि हर्ष और उसका परिवार तिलक से ठीक पहले ऐसी मांग रख देंगे। वह हर्ष से बात करके सब साफ साफ पूछ लेना चाहती थी। उन दोनों के प्यार के बीच में यह पैसा कहाँ से आ गया था। हेलो हर्ष, मैं जया बोल रही हूँ। हाँ कहो जया, कैसी हो? कल की सब तैयारी हो गई क्या? यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ। यह एक दिन पहले क्या 15 लाख की रट लगा रखी है। मेरे पापा कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? शांत जया शांत। इतने सारे प्रश्न पूछोगी तो मैं उनके उत्तर कैसे दे सकूंगा? बनो मत, तुम्हें सब पता है। तुम्हारी स्वीकृति के बिना वे ऐसी मांग कभी नहीं करते। जया क्रोधित स्वर में बोली। तो तुम भी सुन लो, क्या गलत कर रहे हैं मेरे माता पिता? लोग करोड़ों देने को तैयार हैं। कहाँ मिलेगा तुम्हें और तुम्हारे पिता को आईएएस वर? तुम लोग इस छोटी सी मांग को सुनते ही बौखला गए। हर्ष का बदला सुर सुनते ही स्तब्ध रह गई जया। हाथ पैर कांप रहे थे। वह वहीं कुर्सी पर बैठकर देर तक रोती रही। मोनू सो रहा था। वह किसी प्रकार लड़खड़ाती हुई अपने कमरे में गई और कुंडी चढ़ा ली। सुधीर जी और विभा घर पहुंचे तो देर तक घंटी बजाने और द्वार पीटने के बाद जब मोनू ने द्वार खोला तो सुधीर जी उस पर ही बरस पड़े। यहाँ जान पर बनी है और तुम लोग घोड़े बेचकर सो रहे हो। बहुत थक गया था। मैंने सोचा था कि जया दीदी द्वार खोल देंगी, वैसे भी उनकी नींद जल्दी टूट जाती है। मोनू उनिंदे स्वर में बोला। जया? हाँ कहाँ है जया? सुधीर जी ने चिंतित स्वर में पूछा। अपने कमरे में सो रही है, मोनू बोला और फिर सो गया। पर सुधीर जी और विभा को कुछ असामान्य सा लग रहा था। माता पिता की चिंता से अवगत थी जया। ऐसे में उसे नींद आ गई, यह सोचकर ही घबरा गए थे दोनों। विभा ने तो जया के कक्ष का द्वार ही पीट डाला, पर कोई उत्तर न पाकर वे रो पड़ी। अब तो मोनू की नींद भी उड़ चुकी थी। सुधीर जी और मोनू ने मिलकर द्वार ही तोड़ डाला। उनका भय निर्मूल नहीं था। अंदर खून से लथपथ जया बेशुद्ध पड़ी थी। उसने अपनी कलाई की नस काट ली थी। अब अगले दिन के तिलक की बात दिमाग से निकल गई थी। वर पक्ष की मांग और उनके द्वारा किए गए अपमान की बात भुलाकर वे जया को लेकर अस्पताल की ओर भागे थे। समाचार सुनते ही जया के मित्र और सहकर्मी भी आ पहुंचे थे। विभा और मोनू का रो रो कर बुरा हाल था। सुधीर जी अस्पताल में अस्तर मूर्ति की भांति शून्य में ताकते बैठे थे। अमन ने न केवल उन्हें सांत्वना दी थी, बल्कि भाग दौड़ करके विभा की देखभाल भी की थी। अमन रात भर जया के होश में आने की प्रतीक्षा करता रहा, पर जया तो होश में आते ही बिफर उठी थी। कौन लाया मुझे यहाँ? मर क्यों नहीं जाने दिया मुझे? मैं जीना नहीं चाहती, वह प्रलाप करने लगी थी। चुप करो, यह बकवास करने का समय नहीं है। तुम ऐसा कायरतापूर्ण कार्य करोगी, मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं अपने माता पिता को और दुख देना नहीं चाहती। तुमने उन्हें कितना दुख दिया है, देखना चाहोगी? तुम्हारी माँ रो रो कर दीवार से अपना सिर टिकरा रही है। बड़ी कठिनाई से मोनू उन्हें घर ले गया है। तुम्हारे पिता तुम्हारे कक्ष के बाहर बेंच पर बेहोश पड़े हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं और कर भी क्या सकती थी? तुम पहली लड़की नहीं हो जिसका विवाह टूटा है। कारण कोई भी रहा हो, दुख का पहाड़ तो पूरे परिवार पर टूटा था। पर तुम बड़ी स्वार्थी निकली। केवल अपने दुख का सोचा तुमने। तुम्हें तो उन्हें ढांढस बंधाना चाहिए था। जया चुप रह गई। अमन उसका अच्छा दोस्त था। उसने और अमन ने एक साथ कॉलेज में लेक्चरर के रूप में प्रवेश किया, पर हर्ष के कॉलेज में आते ही जया उसकी दीवानी हो गई थी। जया स्वस्थ होकर घर आ गई थी, पर अमन के सहारे ही वह सामान्य हो सकी थी। स्वयं को पहचानो जया, वह बार बार कहता।
उसके प्रोत्साहित करने पर ही जया ने आईएएस की तैयारी प्रारंभ की थी। उसकी तैयारी में अमन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, पर आज ना जाने उस पर क्या बीती होगी। हेलो अमन। फोन मिलते ही जया ने अमन का स्वर पहचान लिया था। कहो जया, कैसी हो? मैं कैसी हूँ? अब पूछ रहे हो तुम? सुबह से कहाँ थे? मैं तो तुमसे मिलने आया था, पर तुम बहुत व्यस्त थी और तुम बिना मिले चले गए। यह भी भूल गए कि तुमने तो सुख दुख में साथ निभाने का वादा किया है। आज के संसार में इन वादों का क्या मूल्य है? मेरे लिए ये वादे अनमोल है अमन। हम कल ही मिल रहे हैं। बहुत सी बातें करनी है, बहुत से फैसले करने हैं। ठीक है ना? जया ने व्यग्रता से पूछा था। ठीक है जया, तुम भी मेरे लिए अनमोल हो, यह कभी मत भूलना। अमन ने अपने एक वाक्य में अपना हृदय ही उड़ेल दिया था। जया की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे थे, तृप्ति व खुशी के आंसू। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, हमारी आज की दूसरी कहानी है सबक। सरला जी और केशव जी को 2 बेटे और एक बेटी थी। बड़े बेटे आलोक और शिप्रा के विवाह को 2 साल हो गया था। बड़ी बहू शिप्रा बहुत ही मिलनसार और संस्कारी थी। सबकी मदद करना और सबसे प्यार से रहती थी। समय बीतता गया। जब छोटे बेटे विनोद का विवाह रूपा से हुआ, दुल्हन देखकर सब बहुत खुश हुए। रूपा बहुत सुंदर थी और बहुत ले देकर आई थी। विनोद की माँ भी छोटी बहू की तारीफ करते थकती नहीं थी। 2-4 महीने तो सब ठीक ठाक रहा। उसके बाद विनोद की पत्नी रूपा ने अपना रंग ढंग दिखाना शुरू कर दिया। रोज किसी न किसी बात पर सास ननद से उलझ जाया करती थी। ननद प्रिया भी बड़ी भाभी को ही पसंद करती थी। बड़ी बहू शिप्रा घर का सारा काम करती, लेकिन रूपा सिर्फ ऊपर से दिखावे के काम कर देती। बात बात में रूपा शिप्रा को अपने मायके और सुंदरता का रौब दिखाती थी। वह शिप्रा को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती। बेचारी शिप्रा रूपा को अपनी छोटी बहन समझ माफ कर देती। विनोद के काम से लौटने पर उसके भी उल्टे सीधे कान भरा करती थी। विनोद भी पत्नी रूपा को पहचान गया था। वह अपनी पत्नी की बात सुन तो लिया करता, लेकिन किसी को कुछ कहता नहीं था, बल्कि रूपा को ही समझाया करता था कि रूपा, यहाँ सब अपने हैं, तुम सबको अपना समझो। जैसे बड़ी भाभी सबसे मिलकर रहती है, वैसे ही रहा करो। लेकिन रूपा भी चिकने घड़े की तरह थी। उस पर कुछ असर नहीं होता था। सुबह विनोद के घर से निकलते ही सास ननद और बड़ी भाभी से उलझना शुरू कर देती थी। हाँ, ससुर का सम्मान करती थी, क्योंकि ससुर केशव जी घर के पचड़े में ही पड़ते नहीं थे। हाँ, वे देखते सुनते सब थे, थोड़ा अपना बड़प्पन भी बनाए रखते थे। पर जब एक दिन पानी सिर के ऊंचा हो गया, तब उन्होंने बेटे विनोद से कहा, बेटा, तुम लोग अलग किराए का घर लेकर रहना शुरू कर दो। यहाँ रूपा बहू को बहुत परेशानी होती है। विनोद ने भी घर में शांति बनी रहे, इसलिए अलग किराए का घर लेकर रहना शुरू कर दिया। उन लोगों को अलग घर में रहते हुए 2 महीने हो गए थे। दोनों के परिवार वाले विनोद और रूपा से मिलने कभी कभी आया करते थे। एक बार काफ़ी दिनों से दोनों के घर वालों से कोई भी मिलने नहीं आया, तो विनोद ने रूपा से कहा, बहुत दिन हो गए हैं सबको देखे हुए, अब की इतवार को पापा मम्मी भैया भाभी सबको खाने पर बुला लेते हैं। रूपा ने विनोद का मन रखने के लिए हाँ तो कर दी, पर मन ही मन में सोच रही थी, आने तो उन लोगों को ऐसा खाना खिलाऊंगी कि याद रखेंगे। उस दिन इतवार था, विनोद घर में ही था। विनोद ने देखा उन सबके आने में थोड़ा समय बचा है। रूपा खाना बनाने की कोई खास तैयारी नहीं कर रही है। विनोद कहने लगा, रूपा, अभी तक तुमने कुछ बनाया क्यों नहीं? मम्मी पापा भैया भाभी सब आते ही होंगे, खाना बनाना शुरू करो। रूपा मुंह बनाते हुए बोली, अरे मैं तो भूल गई आपको बताने के लिए कि रसोई का काफ़ी राशन ख़त्म हो गया है। वह लोग आएंगे
तो मैं उन लोगों के लिए जल्दी से दाल चावल और सब्जी बना दूंगी। विनोद रूपा पर गुस्सा करते हुए बोला कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि रसोई का सामान खत्म हो गया है? मैं बाजार से पहले ही ले आता। इतना कह विनोद रूपा से खूब लड़ा और कहने लगा, मैं बाहर जा रहा हूँ। जब वो सब लोग खा पीकर चले जाएंगे तभी मैं आऊँगा। विनोद के जाने के बाद रूपा ने बेमन से सबके लिए खाना बनाया और उसमें नमक मिर्च खूब झोंक दी। मन ही मन में कहने लगी, आज ऐसा खाना खिलाऊंगी ना कि दोबारा यहाँ पर आने का सोचेंगे भी नहीं। थोड़ी देर में रूपा ने देखा उसके पापा मम्मी भैया भाभी सब चले आ रहे हैं। अचानक अपने मम्मी पापा और भैया भाभी को देखकर रूपा हैरान थी कि अब क्या करे। उन लोगों ने आते ही विनोद के बारे में पूछा, रूपा विनोद कहाँ है? कहीं बाहर गया हुआ है क्या? रूपा उन सबको बहाना बनाकर बता देती है कि वो जरूरी काम से बाहर गए हैं, अभी आ जाएंगे। रूपा उन सबको देखकर हैरत में थी और सोच रही थी कि विनोद ने मेरे घर वालों को बुलाया था। वो मन ही मन कह रही थी कि विनोद अगर मुझे पहले ही बता देते कि मैं तुम्हारे घर वालों को बुला रहा हूँ तो मैं बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाती। बेचारी रूपा अब अपने ही जाल में फंस चुकी थी। दोबारा खाना बनाने के लिए घर में सामान ही नहीं था। जो बनाया था वही सबको खिलाना पड़ा। रूपा ने दुखी मन से वही नमक मिर्च वाला खाना सबको खिलाया। रूपा के पापा मम्मी खाना खाते हुए सोच रहे थे कि लगता है रूपा ने गलती से 2-2 बार नमक मिर्च डाल दिया होगा। सब चुपचाप खाना खाकर आशीर्वाद देकर अपने घर चले गए। रात में जब विनोद घर आया तो रूपा ने कहा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरे घर वालों को खाने पर बुलाया है? मैं समझी आपके पापा मम्मी और भैया भाभी आ रहे हैं। मैंने तो खाना भी ऐसे ही बनाया था। विनोद बोला, देखो रूपा, मुझे पता था कि तुम मेरे घर वालों को अपना नहीं मानती, इसलिए मैंने जानबूझ के तुम्हारे घर वालों को बुलाया था। मैं ये देखना चाह रहा था तुम अपने पापा मम्मी को क्या खाना बनाकर खिलाओगी, इसलिए मैंने तुमको नहीं बताया था। तुम्हारे पापा मम्मी से तुम्हारी शिकायत ना करके तुमको सबक सिखाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। कहो तो तुम्हारे पापा मम्मी से तुम्हारी शिकायत करूं कि आपकी बेटी ने वो खाना मेरे पापा मम्मी और भैया भाभी के लिए बनाया था, आप लोगों के लिए नहीं। रूपा ये सब सुनकर बहुत शर्मिंदा हुई। उसने विनोद से माफ़ी मांगी और कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। आप मेरे घर वालों से मेरी शिकायत नहीं करिएगा। विनोद ने कहा, रूपा, हम जैसा दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही हमारे साथ भी होता है। अगर आज तुम मेरे माँ पिताजी के साथ ऐसा व्यवहार करोगी तो कल को हमारी होने वाली संतान भी तुम्हारे साथ वही सब करेगी, क्योंकि वक्त सबका आता है। रूपा अपराध बोध से आंखें नीची करते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए। चलिए हम लोग किराए का घर छोड़कर सब एक साथ पहले की तरह अपने घर में रहेंगे। रूपा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। विनोद ने बड़े प्यार से रूपा को अपने आलिंगन में बांध लिया। दूसरे दिन रूपा और विनोद अपने माँ पिताजी के घर चले गए। वहाँ जाकर रूपा ने अपने सास ससुर और भैया भाभी के पैर छूकर माफ़ी मांगी और कहा कि अब हम सब लोग हमेशा साथ साथ रहेंगे। रूपा के ससुराल वालों ने रूपा को माफ़ कर दिया था। शिप्रा भी रूपा के आ जाने से बहुत खुश थी। रूपा ने कहा, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आप लोगों का बहुत अपमान किया है, हमेशा सबसे लड़ती झगड़ती रही, परिवार का महत्व मैं समझ ही नहीं पाई। लेकिन अब मैं अपने इस परिवार को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। शिप्रा ने कहा, नहीं रूपा, तुम तो मेरी छोटी बहन हो और थोड़ी बहुत तो भूल चूक तो होती ही रहती है। उसने रूपा को प्यार से अपने गले से लगा लिया। बेटे बहू के घर आ जाने से सबसे ज़्यादा खुश विनोद के माँ पिताजी थे। उस दिन के बाद रूपा सबके साथ मिलजुल कर रहने लगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें।
धन्यवाद दोस्तों।